रोज एक नई कहानी देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। शांति अपनी बेटी की शादी को लेकर बहुत परेशान थी क्योंकि उसका बेटा बहरा था। कोई भी लड़की उससे शादी नहीं करना चाहती थी। शांति अपने घर में सर पर हाथ रखकर बैठी थी। तभी उसकी पड़ोसन कमला आती है और शांति को उदास देखकर कहती है, क्या हुआ शांति, तू ऐसे उदास क्यों बैठी है? कोई बात है तो मुझे बता। अरे इतने सालों की दोस्ती है हमारी, मैं तेरे किसी न किसी काम तो आ ही जाऊंगी। बता क्या हुआ है? क्या बताऊं कमला, मैं तो अपने बेटे की शादी को लेकर ही बहुत परेशान हूँ। उसकी शादी की उम्र निकलती जा रही है और बहरे होने की वजह से अब तक कोई लड़की नहीं मिल रही है। ये बात तो सच में बहुत परेशानी वाली है। मैं तो खुद भी यही सोचती हूँ कि कोई अच्छी लड़की आ जाए तेरे घर में, जो तेरे बेटे को और तेरे घर को अच्छे से संभाल ले, तो तेरी टेंशन भी दूर हो जाएगी। सोच तो मैं भी यही रही हूँ, लेकिन अब तक कोई मिली ही नहीं रही। अरे एक ही लड़का है मेरा, भगवान भी पता नहीं क्या सोचता है। मुझे तो ऐसा लगता है कि मैं अपनी बहू की शक्ल देखे बिना ही परलोक सिधार जाऊंगी। शांति, मेरी नजर में एक लड़की है तो सही, लेकिन उसमें भी कुछ कमी है। अगर बोले तो मैं बात चलाऊं। अब कोई अच्छी लड़की ना सही, लेकिन अंधी ही मिल जाए, तेरे बेटे का घर बस जाए। मैं किसी रिश्ते को मना भी करूं तो किस मुंह से करूं? अरे अब तक कितने रिश्ते हाथ से निकल चुके हैं। तू तो बता रही है कि लड़की अंधी है, तो वो तो सही है, बस मेरे बेटे का घर बस जाए, और क्या चाहिए। शांति के बोलने पर कमला लड़की से बात करवा देती है। लड़की शांति को काफी अच्छी भी लगती है और एक मंदिर में जाकर कुछ लोगों के सामने शांति अपने बेटे की शादी उससे करवाती है। शादी के बाद शांति की बहू सुमेधा की मुंह दिखाई की रस्म थी, तो सुमेधा सफेद रंग की साड़ी पहन लेती है और सबके सामने मुंह दिखाई के लिए आती है कि तभी शांति की बहू सुमेधा को देखकर वहाँ एक औरत कहती है, शांति, तेरी बहू शायद भूल गई है कि वो शादीशुदा है। ऐसा लग रहा है कि अभी अभी इसका पति गया है और ये शोक सभा में आई है। कुछ समझाती क्यों नहीं? ये कैसी बात कर रही है? अरे वो बेचारी अंधी है, लेकिन तुझे तो दिखाई दे रहा है ना, तो उस पर हंसने के बजाय अपना मुंह बंद रख। सुमेधा बेटा, तू गलती से सफेद साड़ी पहन कर आई है, जा बदल ले। हाँ, ये भी तो हमारी ही गलती है। हम ही भूल गए थे कि शांति की अंधी बहू आई है। अरे जिसके लिए सारे रंग एक बराबर है, उसे सफेद काले में कहाँ कोई फर्क पता चलेगा? तुझे क्या मजा आता है दूसरों को परेशान करने में? अरे नई नई बहू आई है, शांति की मुंह दिखाई के लिए बुलाया है तुझे, लेकिन तू तो जहर घोलने आ गई है। शर्म है या नहीं तुझे? अरे आंटी जी, आप मेरे लिए बहस क्यों कर रही हैं? मुझे थोड़ा समय दो, मैं अभी साड़ी बदल कर आ जाती हूँ। वो क्या है ना, जो साड़ी ऊपर आई मैंने वही पहन ली, मुझे नहीं पता था ये सफेद है। कमला और उस औरत में बहस हो गई थी कि तभी वहाँ शांति का बेटा पुनीत आता है और कमला बोलती है, अच्छा हुआ पुनीत, बेटा तू आ गया। अब तू जरा बहू को कमरे में लेकर जाइयो और इसको दूसरे किसी रंग की साड़ी दे दियो। गलती से इसने सफेद साड़ी पहन ली है। शरबत लेकर आना है, लेकिन आंटी जी शरबत तो यहीं पे रखा हुआ है, फिर दोबारा से आप शरबत क्यों मांग रही हो? ये शरबत क्या गर्म हो गया है? अच्छा बर्फ लेकर आऊं मैं आप लोगों के लिए? अरे भाई कमला, भूल गई थी क्या कि अंधी बहू का पति बहरा है? तो उसे बातों से नहीं बल्कि अपने इशारों से समझाना पड़ता है, तभी उसे कुछ समझ आएगा, वरना नहीं आएगा। आंटी जी माफ करना, मैं बहुत देर से सुन रही हूँ। आप कभी मेरा मजाक बना रही हो तो कभी मेरे पति का। हम दोनों की कमियां तो आप सबको बड़े मजे से बता रही हो, अपनी कमियां भी बता दो। मुझ में क्या कमी है? मैं अंधी या बहरी थोड़े हूँ तुम दोनों की तरह। मेरे शरीर के सभी अंग बहुत अच्छे से काम करते हैं, और वैसे भी जिसमें कमी होती है ना, उसको पूरी दुनिया में कमी नजर आती है। देखा आंटी, आपकी कमी है कि आप बिना कुछ सोचे समझे बोल देती हो। अभी आप मेरे अंधे होने का मजाक बना रही थी और अब बोल रही हैं कि पूरी दुनिया में कमियां नजर आती हैं। मुझे दिखाई कैसे दे सकता है? सुमेधा के जवाब से वहाँ मौजूद सब लोगों का मुंह बंद हो जाता है। कुछ देर बाद सुमेधा साड़ी बदल कर आ जाती है और फिर सभी लोग उसकी मुंह दिखाई करते हैं। शादी के बाद बहुत परेशानी होती है, कहीं सुमेधा के अंधेपन की वजह से तो कहीं पुनीत के बहरे होने की वजह से, लेकिन जैसे तैसे दोनों सब कुछ अच्छे से संभालते हैं। कुछ दिनों के बाद सुमेधा अपने हिसाब से रसोई में खाना बनाने जाती है। तब भी वहाँ उसकी सास शांति आती है और देखती है कि सुमेधा खाने में बस नमक डाले जा रही है। ये देखकर शांति कहती है, लगता है सच में गलती कर दी अंधी को बहू बनाकर। अब तक तो अपने बेटे को ही संभालना पड़ रहा था, लेकिन अब तो बहू को भी राह दिखानी पड़ रही है। माँ जी माफ करना, मुझसे कोई गलती हुई है क्या?
बहू अंधी है तो अंदाजा तो लगा ही सकती है ना, सब्जी में नमक डाल रही है या नमक पे सब्जी बना रही है। कितना नमक भर दिया है इसमें, अब ये सब्जी खाने लायक रह गई है क्या? माँ जी वो तो मैं खाना तो अच्छा ही बनाती हूँ, लेकिन मुझे थोड़ी परेशानी हो रही है। नया घर है और सामान का भी कुछ पता भी नहीं है, तो बस इसलिए मुझसे गलती हो गई। लेकिन मैं नमक वाले खाने को भी ठीक करना जानती हूँ। अरे शुरू में ऐसी गलती बहुत हुई है मुझसे। अब ठीक कैसे करेगी, रहने दे, ठीक करने के चक्कर में कहीं और कुछ न बिगाड़ दे तू। माँ जी आप बस मुझे हल्का सा पानी और दही दे दीजिए, फिर देखिए मैं इसी खाने को और भी अच्छा बना सकती हूँ। अंधी जरूर हूँ लेकिन थोड़ी अकल तो है मुझ में। सुमेधा उसी खाने को बहुत अच्छा बना देती है। सुमेधा में कोई कमी नहीं थी, बस वो अंधी थी। सुमेधा अपनी तरफ से हर कोशिश कर रही थी अपनी गृहस्थी अच्छे से चलाने की, लेकिन अब सुमेधा की सास को कहीं ना कहीं सुमेधा ना पसंद आने लगी। ऐसे ही एक दिन सुमेधा बाथरूम में नल खुला छोड़ आई थी। जब उसके बाद शांति बाथरूम में जाती है और देखती है कि नल खुला है, सुमेधा को खींचकर अपने साथ बाथरूम में लाती है और कहती है, बहू अंधी है तू, बहरी नहीं। बाथरूम का नल खुला था, तुझे दिखाई नहीं दिया तो आवाज भी नहीं गई क्या? तुझे नुकसान करने के लिए हर समय बस बहाना ही चाहिए होता है ना बहू। माँ जी मुझे लगा मैंने बंद कर दी है, लेकिन नहीं बंद हुआ नल, ये नहीं पता था। हाँ ये सब तो मुझे ही देखना है, क्योंकि तू तो अंधी है। अपना अंधी होने का रोना लेकर गलतियाँ करती रहे, बार बार नहीं समझाने वाली मैं तुझे, इसलिए ध्यान रखा कर। शांति सुमेधा को बहुत सुनाती है। ऐसे ही एक दिन पुनीत घर में बैठा था, तभी वहाँ वही औरत अपनी बहू के साथ आती है और पुनीत से कहती है, पुनीत बेटा, वो मेरे घर कल पूजा है तो घर में सबको बोल देना पूजा में आने के लिए। आंटी जी चीनी चाहिए आपको? आप यहीं बैठो, मैं अभी लेकर आता हूँ। देखा बहू इसे, इसका तो ऐसे ही है, हम बोलते कुछ और है और इसका जवाब कुछ और ही आता है। अरे बहरा है तो शांत रहे ना, लेकिन इसे भी बोलना जरूर है। वो औरत अपनी बहू के आगे पुनीत का मजाक बनाने लगती है और ये सारी बातें सुमेधा सुन लेती है। सुमेधा सहारा लेते हुए वहाँ आती है और कहती है, अरे आंटी जी आप बड़ी ढीठ हैं, पिछली बार कैसे आपको कितने अच्छे से समझाया था, भूल गई क्या? कोई बात नहीं, वापस समझा देती हूँ। मेरे पति का मजाक बनाने से पहले खुद को देख लो। अभी तो फिर भी कुछ नहीं बोल रही, आगे कभी मेरे पति का मजाक बनाया तो अच्छा नहीं होगा। सुमेधा कैसे अपने पति के लिए वहाँ पलटकर जवाब देती है। ये सारी बातें शांति सुन लेती है और खुद से बातें करते हुए शांति कहती है, मेरे बेटे के लिए अंधी बहू से ज्यादा अच्छी कोई लड़की नहीं हो सकती। भगवान इन दोनों की जोड़ी हमेशा ऐसे ही बनाए रखे और सारी परेशानी से दोनों को दूर रखो। सुमेधा बहुत ही अच्छी और संस्कारी लड़की थी और अंधी होने के बाद भी वो शांति के बेटे का बहुत अच्छे से ध्यान भी रखती थी और शांति की भी सब जरूरतों को पूरा किया करती थी। और आखिरकार शांति को भी अपनी गलती का एहसास होता है और उसे समझ में आ जाता है कि सुमेधा से अच्छी बहू उसके बेटे के लिए कोई हो ही नहीं सकती, क्योंकि ये जोड़ी तो राम जी ने स्वयं बनाई थी। जहाँ शांति में एक कमी थी, वहीं सुमेधा में भी एक कमी देकर ही भेजी थी और इस तरह शांति अपनी बहू सुमेधा के साथ खुशी से रहती है। रूहानी अपनी जेठानी शालिनी के साथ रहती थी। शालिनी और रूहानी का रिश्ता बिल्कुल सगी बहनों की तरह था। हालांकि वो देवरानी जेठानी थे, लेकिन उनका प्यार देखकर कोई भी नहीं कहता था कि ये दोनों देवरानी जेठानी हैं। शालिनी की कोई औलाद नहीं थी। दूसरी तरफ रूहानी का पति विक्रम अपनी छुट्टियां काट के वापस आउट ऑफ कंट्री चला गया था। उसके जाने के 2 हफ्ते बाद ही शालिनी को ये पता चलता है कि उसकी देवरानी माँ बनने वाली है, तो उसकी खुशी का कोई ठिकाना नहीं रहता। रूहानी, मैं बहुत खुश हूँ। तूने मुझे दुनिया की सारी खुशियाँ दे दी हैं। अब हमारे घर में भी बच्चे की किलकारियाँ गूंजेंगी। हाँ दीदी आप सही बोल रही हैं, अब हमारे घर में भी बच्चे की किलकारियाँ गूंजेगी। दीदी आप यहीं रुकिए, मैं ये खुशखबरी अपनी बहनों को भी सुना कर आती हूँ। इस तरह दोनों आने वाले बच्चे की खुशियाँ मनाने लगते हैं और कुछ समय बाद रूहानी खुशी से अपने कमरे में जाती है और अपनी दोनों बहनों को कॉन्फ्रेंस कॉल करके खुशी से बोलती है, चंदा और पिंकी दीदी, मैं आपको एक खुशखबरी देना चाहती हूँ। मैं जानती हूँ अगर आप ये खुशखबरी सुनोगी ना तो आप लोग भी खुशी से झूम उठेंगी। हाँ रूहानी, बताओ क्या बात है? आखिर ऐसी कौन सी खुशखबरी है जो तुम हम दोनों बहनों को कॉन्फ्रेंस में लेकर बताना चाहती है? दीदी मेरे घर में भी खुशियाँ आने वाली हैं। क्यों, तेरे पति की कोई लॉटरी लग गई क्या? नहीं दीदी। तो क्या तेरा पति तुझे कहीं दिल्ली इंडिया से बाहर नहीं ले जा रहा? अरे नहीं दीदी, ये बात भी नहीं है। अरे तो खुशखबरी है कौन सी? बता तो सही। अब जब बताएगी नहीं तो हमको पता कैसे चलेगा?
दीदी मैं माँ बनने वाली हूँ और आप दोनों मासी। अब मेरे घर में एक बच्चा आने वाला है, मेरा घर भी बच्चे की किलकारियों से खिल उठेगा। अरे वाह बहन, तूने ये खुशी देकर हमारा मन खुश कर दिया। लेकिन एक बात तो बता, तेरा ख्याल रखने वाला वहाँ है कौन? मेरी जेठानी है ना, वो मेरा बहुत अच्छे से ख्याल रखती है। वो जेठानी नहीं बल्कि एक बड़ी बहन के जैसे मुझे प्यार करती है। देख रूहानी, जेठानी जेठानी ही होती है, चाहे तुम दोनों एक दूसरे को कितना भी प्यार दे दो, लेकिन जब बात बच्चे की आती है ना तो रिश्तों में कहीं ना कहीं खटास आ ही जाती है। नहीं दीदी, ऐसा नहीं है। मेरी जेठानी जी बहुत अच्छी हैं, वो मेरा बहुत ख्याल रखती हैं। रूहानी, हम दोनों तेरी बड़ी बहन है, इसलिए हम दोनों तेरा बुरा कभी नहीं चाहेंगी। और बड़ी बहन के नाते मैं भी तुझे एक बात समझाना चाहती हूँ। तेरी जेठानी बांझ है, बांझ, उससे थोड़ा दूर ही रहियो। कहीं उसकी छत्र छाया में आकर तू अपने आप को कोई नुकसान मत पहुँचा लियो, बाकी तेरी मर्जी है। इस तरह पिंकी, चंदा और रूहानी बात करने के बाद एक दूसरे का फोन कट कर अपने अपने कामों में व्यस्त हो जाते हैं। ऐसे ही कुछ महीने बीत जाते हैं और रूहानी की जेठानी शालिनी रूहानी का बहुत ही अच्छे से ख्याल रखने लग जाती है। शालिनी कभी रूहानी के सर में तेल लगाती तो कभी उसके हाथ पैरों की मालिश करती। अपनी जेठानी का ये प्यार देखकर रूहानी मन में बोलती है, मेरी जेठानी कितनी अच्छी है, वो मेरा कितना ख्याल रखती हैं। खामाखाई मेरी बहनें शालिनी दीदी के बारे में बोलती हैं। समय गुजरता है और रूहानी को आए दिन उसकी दोनों बहनें उसकी जेठानी के खिलाफ भड़काती रहती हैं, लेकिन रूहानी उनकी बातों में नहीं आती। और एक दिन शालिनी रूहानी के पास आती है और उससे कहती है, रूहानी, तुम्हें अभी फल फ्रूट की बहुत ज्यादा जरूरत है। मैं तुम्हारे लिए पपीता लेकर आती हूँ। पपीता सेहत के लिए बहुत अच्छा होता है, तुम उसको खा लो, तुम्हारी सेहत के लिए अच्छा होगा। और वैसे भी अब तुम्हारा 7वां महीना चढ़ गया है और अब तुम्हारी गोद भराई भी तो करनी है, इसलिए मैं चाहती हूँ कि जब तुम्हारी गोद भराई हो तो तुम अच्छी दिखो, तुम्हारे चेहरे पर अच्छा ग्लो हो। दीदी आप कितनी अच्छी हैं, आई लव यू। इस तरह शालिनी हंसते हुए किचन में पपीते लेने के लिए चली जाती है तो वहीं रूहानी अपनी बहन पिंकी से वीडियो कॉल पर बात करने लगती है। पिंकी और रूहानी वीडियो कॉल पर बात कर ही रही थी कि तभी उसकी जेठानी शालिनी रूहानी के हाथों में पपीता थमाते हुए कहती है, रूहानी, ले पपीता खा ले, तुझे पपीता खाकर अच्छा लगेगा। शालिनी रूहानी को पपीता देकर वहाँ से चली जाती है। अब रूहानी पपीता जैसे ही खाने जाती है वैसे ही वीडियो कॉल पर उसकी बहन पिंकी उसे रोकते हुए कहती है, रूहानी, ये क्या खा रही है तू? पपीता खा रही हूँ दीदी। क्यों, क्या हुआ? तू प्रेग्नेंट और पपीता खा रही है? किस पागल इंसान ने तुझे ये पपीता दिया है? शालिनी दीदी ने दिया है। और क्या हुआ अगर मैं पपीता खा रही हूँ तो? लो, हो गया कल्याण। अरे पागल, जब एक औरत प्रेग्नेंट होती है तो वो पपीता नहीं खाती, समझी? इससे तेरे बच्चे को नुकसान पहुंच सकता है। सीधे शब्दों में कहे तो तेरा मिसकैरेज भी हो सकता है। अपनी बहन की बात सुनकर रूहानी को बहुत गुस्सा आता है और वो पपीते की प्लेट लेकर अपनी जेठानी के पास जाती है और उससे बोलती है, शालिनी, शालिनी। क्या हुआ रूहानी, तुम इस तरह मेरा नाम लेकर क्यों मुझे पुकार रही हो? तुम चाहती क्या हो कि मैं भी तुम्हारी तरह बांझ बन जाऊं? रूहानी, ये क्या बोल रही हो तुम? तुम खुद तो बांझ हो और चाहती हो जैसे तुम बांझ हो वैसे मैं भी बांझ बन जाऊं क्या? रूहानी, तुम मुझे ऐसा क्यों बोल रही हो? आखिर मैंने क्या है? वाह दीदी वाह, पपीता लाकर मुझे देती हो ताकि मेरा बच्चा इस दुनिया में ना आए। मेरे बच्चे को मारना चाहती हो और पूछती हो कि मैंने क्या किया है। मैंने ऐसा कुछ नहीं करना चाहा रूहानी। अच्छा, तो मुझे पपीता क्यों दिया था? जब तुम ऐसा नहीं करना चाहती हो तो तुम जानती हो ना कि पपीता खाने से बच्चे को नुकसान होता है। नहीं रूहानी, मैं सच बोल रही हूँ, मुझे ऐसा कुछ नहीं पता था। अगर मुझे ऐसा कुछ पता होता मैं तुम्हें पपीता कभी नहीं देती खाने के लिए। शालिनी की सफाई सुनकर रूहानी कुछ नहीं बोलती है और अपने कमरे में चली जाती है। ऐसे ही अब समय गुजरता है और अब रूहानी की गोद भराई का समय नजदीक आ जाता है। 2 दिन बाद शालिनी की देवरानी की गोद भराई थी। घर में अब काफी तैयारियां चल रही थी। रूहानी का पति रूहानी की प्रेगनेंसी के चलते अपने भाई के साथ वापस इंडिया आ जाता है। दोनों अपने पतियों को देखकर काफी खुश होती हैं और दोनों ही अपने पति के गले लग जाती हैं। विक्रम अपनी भाभी के पैर छूता है और आशीर्वाद लेता है। ये देख रूहानी बोलती है, अगर पैर छूने हो गए हो तो आप मेरे साथ हमारे कमरे में चलें। रूहानी, ये क्या तरीका है बात करने का?
आप बस चलिए, आपको कुछ बताना है। विक्रम रूहानी के साथ अपने कमरे में चला जाता है और अब रूहानी अपने पति को सारी बात बता देती है। तो वहीं शालिनी भी अपने पति को सब कुछ बता देती है। विक्रम रूहानी की बात सुनकर उससे बोलता है, तुम एक बच्चे की माँ बनने वाली हो, लेकिन तुम्हारे अंदर जरा भी दिमाग है कि नहीं? अरे इसमें भाभी की क्या गलती है? अगर वो माँ नहीं बन सकती, वो कभी माँ नहीं बनी, इसलिए उन्हें नहीं पता है कि प्रेगनेंसी के टाइम पे क्या खाना चाहिए क्या नहीं, और वो तुम्हारा कितना ख्याल रखती है। उनकी एक गलती की वजह से तुमने उनको ऐसा बोल दिया। मैंने कुछ गलत नहीं किया, अब तुम ही बताओ ना। हर माँ अपने बच्चे के लिए पॉजेसिव होती है, मैं भी हूँ। रूहानी, तुम तो पहले अपनी बहनों से बात करना बंद कर दो। अगर किसी का घर बर्बाद होगा ना, वो तुम्हारी बहन या तुम्हारी भाभी नहीं होंगी, वो होगी तुम। क्योंकि मैं अपनी भाभी के बारे में एक शब्द नहीं सुन सकता, और अगर मेरी भाभी तुम्हें इतनी गलत लगती है, तुम यहाँ से जा सकती हो। तुम सिर्फ अपनी भाभी के लिए मुझसे इस तरह का बिहेव कर रहे हो। वो मेरी भाभी नहीं बल्कि मेरी माँ है, माँ। और मैं अपनी माँ के बारे में ना किसी के मुंह से एक आप शब्द नहीं सुन सकता, समझी? इतना कहकर विक्रम वहाँ से जाने लगता है और उसके पीछे पीछे रूहानी भी आने लगती है। लेकिन रूहानी का पैर फिसल जाता है और वो सीढ़ियों से नीचे गिर जाती है। ये देख सभी को बहुत बड़ा झटका लगता है और अब शालिनी और बाकी सब रूहानी को तुरंत हॉस्पिटल ले जाते हैं, जहाँ उसका चेकअप होता है, जहाँ डॉक्टर शालिनी और विक्रम से बोलती है, हालांकि इनको ज्यादा चोट नहीं लगी है, लेकिन ये प्रेग्नेंट है और अब कब इनको क्या प्रॉब्लम हो जाए कुछ कहा नहीं जा सकता है। इसलिए आप लोग इन्हें तब तक बेड से उठने ना दे जब तक ये पूरी तरह से तंदुरुस्त ना हो जाए। रूहानी को पूरी तरह से ठीक होने में कितना समय लगेगा डॉक्टर? कुछ कहा नहीं जा सकता है। इनको ठीक होने में ज्यादा समय यानी कि महीने भी लग सकते हैं, या फिर 15 दिन भी, या 1 महीना भी। डिपेंड करता है इनका ख्याल कितने अच्छे से रखा जा रहा है। अगर ख्याल अच्छे से रखा जाएगा तो जल्दी ही ठीक भी हो जाएंगी। इतना कहकर डॉक्टर वहाँ से चली जाती है और कुछ दिन बाद रूहानी अपने घर आ जाती है। और ऐसे ही अब समय गुजरता है और शालिनी यूट्यूब पर देख कर रूहानी का ख्याल रखती है। एक दिन डॉक्टर रूहानी के चेकअप के लिए उसके घर आती है और रूहानी को चेक करके जा रही होती है। तभी शालिनी डॉक्टर को रोककर बोलती है, डॉक्टर, वो दरअसल मैं बांझ हूँ और मुझे नहीं पता था इस समय प्रेग्नेंट लेडी को क्या देना चाहिए और क्या नहीं। अगर आप मुझे एक पेपर पर लिख कर दे देंगे कि क्या सही होगा और क्या नहीं, तो मेरे लिए ज्यादा अच्छा होगा। हाँ हाँ बिल्कुल, वैसे तुम बहुत अच्छी हो, भगवान तुम्हारी जैसी जेठानी सबको दे। इस तरह डॉक्टर उसको सब कुछ लिखकर दे देती है कि क्या किस समय देना है। तो वहीं ये सब कुछ रूहानी सुन लेती है और उसको अपने कड़वे शब्दों पर बहुत ही पछतावा होता है, जिसके बाद वो अपनी जेठानी से माफी मांगती है। उसकी जेठानी भी उसको माफ कर देती है और अब शालिनी रूहानी का बहुत अच्छे से ख्याल रखती है, जिसके कारण रूहानी जल्दी ही ठीक हो गई थी। जिसके बाद शालिनी अपनी देवरानी की गोद भराई बड़े ही धूमधाम से करती है। दोस्तों, अगर आपको ये कहानी पसंद आई तो इसे लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करके बताएं कि कहानी में आपको सबसे अच्छा क्या लगा।